जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का। आज हम लोग पुनः शुरू कर रहे हैं जनवरी 2025 से जून 2026 तक का करंट अफेयर्स, जो कि बिहार करंट अफेयर्स का कंपाइलेशन है। कि इससे पूर्व में हम लोगों ने 3 करंट अफेयर्स के साथ साथ अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं को कवर कर चुके हैं, जो कि प्लेलिस्ट पर उपलब्ध है। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उसे भी देख लें। ये सभी फैक्ट एग्जामिनेशन के लिए इम्पोर्टेंट है, जो कि आगामी कुछ महीनों में होने वाला है। तो शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न से। प्रश्न है कि 7 मई 2026 को पटना के गांधी मैदान में सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाली एनडीए मंडल गठन के बारे में असत्य कथन का चयन करें। इसका उत्तर है ऑप्शन डी कि उपर्युक्त में से कोई भी कथन असत्य नहीं है। पहला है, पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सुपुत्र निशांत कुमार को स्वास्थ्य मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है, ये सत्य है। दूसरा है, पूर्व उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा को कृषि मंत्री बनाया गया है, ये भी मूल रूप से सत्य है। 7 मई को हुए मंत्रिमंडल विस्तार में कुल 32 नए मंत्रियों ने शपथ ली, ये भी मूल रूप से सत्य है। अगला प्रश्न है, बिहार सरकार द्वारा ग्रामीण विकास विभाग के तहत लॉन्च किए जा रहे जीविका निधि ऐप का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या है? 2 का सही उत्तर है ऑप्शन ए, स्वयं सहायता समूह यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की महिलाओं को डिजिटल माध्यम से घर बैठे 2 लाख तक का ऋण उपलब्ध कराकर स्वरोजगार और महिला उद्यमिता को बढ़ावा देना। प्रश्न है कि केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा बिहार के किन स्थलों को जलाशय विस्तार स्थल घोषित किया गया? उत्तर है ऑप्शन डी, 1 और 2 दोनों सत्य है, यानी कि अगमकुआं और शेरशाह का मकबरा। चौथा है कि मई 2026 को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहां पर विधिवत रूप से सहयोग शिविर का उद्घाटन या शुभारंभ किया? 4 का उत्तर है ऑप्शन ए, डुमरी बुजुर्ग, जो कि सारण में है। याद रखें, सारण से क्या चीज़ का शुरुआत किया गया? तो सहयोग शिविर का शुभारंभ किया गया है। अगला प्रश्न है कि बिहार नर्सरी एंड ग्रीन टेक कॉन्क्लेव 2026 का उद्घाटन पटना के ज्ञान भवन में किया गया। इस कॉन्क्लेव का थीम क्या था? तो ज्ञान भवन कॉन्क्लेव में जो थीम था वो था परंपरा से प्रतीक तक। प्रश्न है, बिहार की सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने वाली 1.5 किलोमीटर लंबी भूमिगत टनल, जो देश की पहली म्यूजियम टनल है, ये टनल किन 2 संग्रहालयों को आपस में जोड़ेगी? उत्तर है ऑप्शन बी, बिहार संग्रहालय को पटना संग्रहालय से जोड़ेगी। प्रश्न है कि कैथी लिपि पुनरुद्धार पहल के बारे में विचार करें और कूट के माध्यम से सत्य उत्तर का चयन करें। तो यहाँ पर 1 और 2 दोनों सत्य है कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने एक विशाल प्रोजेक्ट शुरू किया है, जिसके तहत लाखों ऐतिहासिक भूमि अभिलेखों को कैथी लिपि के आधुनिक देवनागरी हिंदी में अनुवादित किया जाएगा। फिर है कि 20वीं सदी की शुरुआत तक बिहार में कानूनी और प्रशासनिक दस्तावेजों के लिए कैथी की ही मुख्य लिपि थी। तो ये पूर्व में जो प्रचलित लिपि थी उसी लिपि को कैथी लिपि कहा गया है, उसी के बारे में यहाँ पर इन्फॉर्मेशन है। प्रश्न है, बिहार स्टेट गेम्स का आयोजन इस वर्ष 27 सितंबर 2026 से 3 अक्टूबर 2026 तक राजधानी पटना में होगा। इस खेल का आयोजन ब्लैंक स्पेस है के द्वारा किया जाएगा। तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए, बिहार ओलंपिक संघ के द्वारा इस खेल का आयोजन किया जाएगा, इसे याद रखें। प्रश्न है, काम सुंदरी देवी, जिनका हाल ही में निधन हुआ है, बताएं कि वे निम्न में से किस रियासत की अंतिम महारानी थी? सभी कोई जानते होंगे, ये दरभंगा रियासत की अंतिम महारानी थी। प्रश्न है कि 77वें गणतंत्र दिवस पर कर्तव्य पथ नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय परेड में बिहार के कितने पंचायत प्रतिनिधियों को विशिष्ट अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था? उत्तर है ऑप्शन बी, 11 अतिथियों को आमंत्रित किया गया था। 16वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर 25 जनवरी 2026 को बिहार सरकार के निर्वाचन विभाग द्वारा बेस्ट इलेक्टोरल प्रोडक्ट अवार्ड 2026 से कितने जिलाधिकारियों को सम्मानित किया गया? 11 का उत्तर ऑप्शन ए है, 10 जिलाधिकारियों को सम्मानित किया गया। प्रश्न है कि 26 जनवरी 2026 को पटना के गांधी मैदान में आयोजित 77वें गणतंत्र दिवस समारोह में निकाली गई झांकियों में प्रथम स्थान पर विभाग की झांकी को प्राप्त हुआ, क्या प्राप्त हुआ? तो उत्तर है ऑप्शन सी, परिवहन विभाग को प्रथम स्थान मिला है 77वीं गणतंत्र दिवस समारोह में। कहाँ? तो गांधी मैदान में जो मनाया गया था, दिल्ली मत समझ लीजिएगा। नेक्स्ट है कि बिहार सिविल न्यायालय विधेयक 2026 के बारे में विचार करें। बिल्कुल विचार करेंगे। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से सभी सत्य है। बिहार राज्य बनने के 114 वर्ष बाद बिहार को अपनी स्वतंत्र सिविल न्यायालय व्यवस्था मिलने जा रही है। फिर है कि यह विधेयक ब्रिटिश काल के बंगाल, आगरा और असम सिविल न्यायालय के अधिनियम 1887 को पूरी तरह प्रतिस्थापित करेगा। फिर है कि सिविल कोर्ट को अब बिहार सिविल न्यायालय कहा जाएगा। अब निचली अदालत के न्यायाधीशों की नियुक्ति पटना उच्च न्यायालय के परामर्श से की जाएगी। प्रश्न है, म्यांमार के राष्ट्रपति मिन ऑंग ह्वाइंग ने पदभार ग्रहण करने के बाद अपनी आधिकारिक विदेश यात्रा के क्रम में
30 मई 2026 को अपने 5 दिवसीय भारत दौरे की शुरुआत बिहार के किस जिले से की? 14 का उत्तर ऑप्शन डी है, गया जी से इन्होंने शुरुआत की। तो एक तो यहाँ पर म्यांमार के राष्ट्रपति जो बने हैं उनका नाम आपको ध्यान में रखना है, मीन आंग ह्वाइंग। प्रश्न है कि गणतंत्र दिवस 2026 के अवसर पर केंद्र सरकार द्वारा बिहार पुलिस को कितने पदाधिकारियों एवं कर्मियों को शौर्य और उत्कृष्टता सेवा के लिए सम्मानित किया गया? 15 का सही उत्तर है ऑप्शन पी, 22 ऐसे अधिकारियों को सम्मानित किया गया है शौर्य और उत्कृष्टता सेवा के लिए। प्रश्न है कि 7 से 12 फरवरी 2026 तक पटना के पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में उमंग 2026 का आयोजन किस विभाग के द्वारा किया गया? उत्तर है ऑप्शन ए, विज्ञान प्रौद्योगिकी और तकनीक शिक्षा विभाग के द्वारा उमंग उत्सव का आयोजन किया गया। प्रश्न है कि पटना स्थित भारतीय नृत्य कला मंदिर में दिव्यांगजन महोत्सव का आयोजन किस विभाग के द्वारा किया गया? उत्तर है ऑप्शन ए, समाज कल्याण विभाग के द्वारा। प्रश्न है कि बिहार विधानसभा में नेशनल ई विधान एप्लीकेशन को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने लॉन्च किया है। यह लॉन्च बिहार विधानसभा के ब्लैंक स्पेस है वे स्थापना दिवस समारोह के अवसर पर किया गया। 18 का उत्तर है ऑप्शन सी, यहाँ पर 105वें स्थापना दिवस होगा कि बिहार विधानसभा में नेशनल ई विधान एप्लीकेशन को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने लॉन्च किया। यह लॉन्च बिहार विधानसभा के 105वें या स्थापना दिवस समारोह के अवसर पर किया गया है ना। तो एक लॉन्चकर्ता के नाम भी आपको याद रखना है, वो लोकसभा अध्यक्ष जो थे ओम बिरला साहब, इन्होंने आकर के लॉन्च किया था। ये भी VVI क्वेश्चन है, इसे ध्यान में रखें। प्रश्न है कि बिहार सरकार द्वारा 7 निश्चय 3 जो कि 2025 से 2030 के अंतर्गत पुनर्जीवित की जाने वाली सकरी और रेयान चीनी मिलें बिहार राज्य के किस क्षेत्र से संबंधित है? 19 का उत्तर है ऑप्शन डी, मिथिलांचल क्षेत्र। 20वां प्रश्न है कि अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप विजेता टीम के सदस्य वैभव सूर्यवंशी जो कि समस्तीपुर के हैं को मुख्यमंत्री आवास पर सम्मानित करते हुए बिहार सरकार द्वारा कितनी प्रोत्साहन राशि प्रदान की गई? 20 का उत्तर ऑप्शन बी है, 50 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि। नेक्स्ट है कि 22 फरवरी 2026 को महान स्वतंत्रता सेनानी एवं किसान नेता स्वामी सहजानंद सरस्वती की जयंती मनाई गई। उनके जीवन और योगदान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 21 का उत्तर ऑप्शन ए है, 1 और 2 सत्य है। वे अखिल भारतीय किसान सभा यानी कि ऑल इंडिया किसान सभा के संस्थापक अध्यक्ष थे, ये मूल रूप से सत्य है। उन्होंने बिहार में किसान आंदोलन को संगठित कर जमींदारी प्रथा के विरुद्ध संघर्ष किया, ये भी सत्य है। यहाँ पर देखिए उनका जन्म वर्तमान में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में हुआ था, ये गलत है। उत्तर प्रदेश में तो हुआ था लेकिन उनका जन्म हुआ था गाजीपुर में, इसे ध्यान रखें। प्रश्न है कि बिहार में पर्यावरण संरक्षण और हरित आवरण बढ़ाने के लिए चलाई जा रही कृषि वानिकी योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2025-26 में रिकॉर्ड कितने पौधे लगाए गए, जो अब तक का सर्वाधिक आंकड़ा है? 22 का उत्तर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी में कहता है 40.68 लाख। प्रश्न है कि मार्च 2026 में बिहार के 43वें राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया? तो इसका उत्तर होगा सैयद अता हसनैन। वहीं अगर प्रश्न में पूछ दे कि 42वें राज्यपाल कौन थे, तो उसका उत्तर होगा आरिफ मोहम्मद खान जो थे इससे पूर्व वाले, उनका वो थे 42वें राज्यपाल बिहार के। प्रश्न है मुख्यमंत्री समृद्धि यात्रा के बारे में सत्य कथनों पर विचार कीजिए। 24 का है उपर्युक्त में से सभी कथन सही हैं। देख लेते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री यानी कि तत्कालीन जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे उनके बारे में बोला गया है, ने पश्चिम चंपारण के बेतिया में समृद्धि यात्रा का शुभारंभ 16 जनवरी 2026 को किया। ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, कहाँ से शुरू किया, कहाँ पर अंत किया? तो याद रखना है पश्चिम चंपारण के बेतिया से इन्होंने प्रारंभ किया। दूसरा है इस यात्रा का उद्देश्य सरकारी योजनाओं को क्रियान्वयन की समीक्षा करना, पिछली प्रगति यात्रा के दौरान घोषित लगभग 430 योजनाओं की प्रगति का आकलन करना। नेक्स्ट है कि इस यात्रा का लक्ष्य बिहार की विकास गति को तेज करना और 5 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय को दुगना करना, 1 करोड़ रोजगार सृजन करना और राज्य को विकसित राज्यों की श्रेणी में लाना। ये सभी है मुख्यमंत्री समृद्धि यात्रा के बारे में। आगे बढ़ते हैं। बिहार एवं झारखंड के मध्य किस नदी के जल बंटवारे को लेकर वर्षों पुराना विवाद सुलझ गया है? अच्छी बात है। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन डी, कर्मनाशा नदी के बारे में बोला जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है असत्य कथन का चयन करें और कूट के माध्यम से बताएं। तो 26 का असत्य कथन ऑप्शन डी है कि उपयुक्त में से कोई भी कथन असत्य नहीं है, यानी कि बिहार में अब रामसर स्थल की संख्या बढ़कर 6 हो गई है। ये मूल रूप से सत्य है। बिहार रामसर स्थल के मामले में तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश के बाद तीसरे स्थान पर आ गया, ये भी मूल रूप है। हाल ही में गोगाबिल झील जो कि कटिहार, गोकुल जलाशय जो कि बक्सर में है तथा उदयपुर झील जो कि पश्चिम चंपारण है को रामसर स्थल में शामिल किया गया, ये भी मूल रूप से सत्य है।
वर्तमान में भारत में कुल रामसर साइटों की संख्या 100 हो गई है। इस तरह से चारों ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है कि ग्रामीण विकास विभाग के तत्वावधान में बिहार सरस मेले का आयोजन पटना के गांधी मैदान में किया गया। इस वर्ष मेले का थीम क्या था? उत्तर होगा ऑप्शन डी, हुनरमंद हाथों से आगे बढ़ता बिहार। प्रश्न है राजकोषीय सूचकांक 2026 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यहाँ पर हमें असत्य कथन की पहचान करना है। तो 28 का उत्तर है केवल 2 कथन जो है वो असत्य है, बाकी बात 1 और 3 सत्य है। तो सत्य को भी देख लेते हैं, मूल रूप से सत्य। तो यह सूचकांक नीति आयोग द्वारा जारी किया जाता है। तो FHI 2026 में ओडिशा शीर्ष स्थान पर रहा, ये मूल रूप से सत्य है। फिर है कि FHI 2026 में बिहार परफॉर्मर्स प्रदर्शन करने वाले राज्यों की श्रेणी में शामिल है ना। तो कैटेगरी होता है, तो परफॉर्मर्स कैटेगरी में बिहार को शामिल किया गया। और दूसरा गलत है कि यह सूचकांक केवल राज्यों के राजस्व यानी रेवेन्यू पर बनाया जाता है, जो कि गलत है। अब देखिए यहाँ पर ऑप्शन 2 गलत क्यों है, इसके बारे में थोड़ी सी बातें आपको बता देता हूँ। तो FHI का तो एक फुल फॉर्म आपको जानना है कि फिजिकल हेल्थ इंडेक्स होता है, यानी कि राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक होता है। यह नीति आयोग द्वारा जारी किया जाता है। तो जारीकर्ता का नाम आपको याद रखना है, नीति आयोग। जारी कब किया गया था? तो मार्च 2026 को। और कुल प्रमुख राज्य जो थे वो 18 थे। शीर्ष राज्य इसमें ओडिशा रहा। बिहार इसमें परफॉर्मर यानी कि प्रदर्शनकर्ता श्रेणी में शामिल हुए। और सबसे नीचे की बात किया जाए तो ये पंजाब राज्य था। अब FHI किन आधारों पर बनाया जाता है? यहाँ पर जो गलत किया गया था इसके कारण ये है कि ये 5 आधारों पर बनाया जाता है। पहला है क्वालिटी ऑफ एक्सपेंडिचर यानी कि व्यय की गुणवत्ता। दूसरा है रेवेन्यू मोबिलाइजेशन यानी कि राजस्व जुटाना। तीसरा है फिस्कल प्रूडेंस यानी कि राजकोषीय विवेक या अनुशासन। चौथा है ऋण सूचकांक यानी कि डेब्ट इंडेक्स। और पांचवा है ऋण स्थिरता यानी कि डेब्ट सस्टेनेबिलिटी। तो इस तरह से इस प्रश्न का एक्सप्लेनेशन था। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में बिहार का दूसरा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम किस शहर के किस स्थान पर लगभग 8.44 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जा रहा है, जिससे नीदरलैंड से मंगाई गई नीली टर्फ लगाई जा रही है? तो 29 का सही उत्तर है ऑप्शन ए, पटना के राजेंद्र नगर फिजिकल कॉलेज परिसर में। प्रश्न है बिहार की राजधानी पटना में हाल ही में आयोजित 2 दिवसीय महिला रोजगार मेला के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो उसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी में कहता है कि सभी कथन सत्य हैं कि ज्ञान भवन पटना में आयोजित इस रोजगार मेले में कुल 18,500 महिलाओं ने पंजीकरण कराया। दूसरा है इस मेले में लगभग 6,120 महिलाओं को रोजगार मिला। तीसरा है सबसे अधिक महिलाओं को स्वास्थ्य क्षेत्र में नियुक्त किया गया और कुल 1,228 महिलाएं ऐसी थी। चौथा है कि 16 से 17 मार्च 2026 को इस मेले का आयोजन महिला एवं बाल विकास निगम की तरफ से किया गया। इस तरह से इस प्रश्न का सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार के लिए चयनित मैथिली लेखक महेंद्र झा बिहार के किस जिले से संबंधित हैं, जिन्हें उनकी स्मरण कृति धात्रीपात सन गाँव के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? 31 का सही उत्तर है ऑप्शन सी। तो ये सुपौल के रहने वाले हैं, इसे ध्यान में रखें। महेंद्र झा जी जो हैं ये सुपौल के हैं। आगे बढ़ते हैं। बिहार की राजस्व प्राप्तियों की संरचना के संदर्भ में सत्य कथन का चयन करें। 32 का सही उत्तर है ऑप्शन बी। 1, 2, 3 सत्य है कि कर राजस्व 2020-21 के 70% से बढ़कर 2024-25 में लगभग 84% हो गया है। वहीं केंद्र से सहायता अनुदान 25% से घटकर 14% हो गया। इसे भी ध्यान में रखें, केंद्र से जो सहायता अनुदान मिलता है वो घट गया है। फिर है बिहार का स्वयं का राजस्व की कुल प्राप्तियों का लगभग 27% है। प्रश्न है कि बिहार में रोजगार सृजन और औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में की गई घोषणाओं के अनुसार जमुई और नवादा जिलों में कौन सी प्रमुख परियोजनाएं स्थापित की जा रही है? 33 का उत्तर है ऑप्शन ए। जमुई में स्टील प्लांट और नवादा में परमाणु ऊर्जा संयंत्र की स्थापना की जाएगी। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है कि बिहार विजन कॉन्क्लेव 2024 के बारे में सत्य कथन का चयन करें। 34 का सही उत्तर है ऑप्शन डी कि उपर्युक्त में से सभी कथन सत्य है। बिहार विजन कॉन्क्लेव का आयोजन बेंगलुरु में किया गया है ना। अगर ऑप्शन में पटना रहेगा तो उसे टिक मत मार दीजिएगा, बिहार विजन समझ के। बेंगलुरु सही उत्तर है। फिर है कि इस कॉन्क्लेव का उद्घाटन तत्कालीन उद्योग मंत्री डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल जी के द्वारा किया गया। सत्य है। इसका मुख्य उद्देश्य है दक्षिण भारत में रह रहे बिहारी प्रवासियों, उद्यमियों, निवेशकों और स्टार्टअप संस्थापकों को एक मंच पर लाना। तो ये सभी सत्य है। प्रश्न है दिसंबर 2025 को सिंगापुर में आयोजित इंटरनेशनल कॉलेज ऑफ सर्जन्स यानी कि ICS के 44वें द्विवार्षिक सम्मेलन में पटना स्थित IGIMS के किस वरिष्ठ सर्जन को एशिया प्रशांत क्षेत्र का गवर्नर नियुक्त किया गया?
तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, मनीष मंडल को। डॉक्टर मनीष मंडल हैं, इन्हें एशिया प्रशांत क्षेत्र का गवर्नर नियुक्त किया गया। प्रश्न है कि 18वीं बिहार विधानसभा का प्रथम सत्र कब से कब तक आयोजित किया गया था? तो 36 नंबर आंसर है ऑप्शन ए, 1 दिसंबर से 5 दिसंबर के मध्य। 37 नंबर क्वेश्चन है, मखाना महोत्सव 2025 के बारे में विचार करें। उपर्युक्त में से कौन से कथन असत्य हैं, ये बताना है। तो इसका ऑप्शन डी है कि इनमें से कोई भी असत्य नहीं है। पहला है, केंद्रीय कृषि, किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मखाना महोत्सव 2025 का उद्घाटन किया। ये मुख्य रूप से सत्य है। मखाना महोत्सव का आयोजन पटना के ज्ञान भवन में किया गया, ये भी मुख्य रूप से सत्य है। और इसका आयोजन का मुख्य उद्देश्य बिहार को मखाना उत्पादन में अग्रणी बनाना है, जो कि ऑलरेडी है, ये भी सत्य है। प्रश्न है कि अगस्त 2025 में बिहार कैबिनेट ने पटना के फतुहा में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क के पास ब्लैंक स्पेस है विकसित करने की मंजूरी दी है। उत्तर है ऑप्शन ए, फिनटेक सिटी यहाँ पर बनेगा। कहाँ? तो फतुहा के नज़दीक, जो मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क के पास। क्वेश्चन नंबर 39 है कि बिहार के किस स्थान पर नवनिर्मित रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर का पारंपरिक और बौद्ध रीतियों के अनुसार उद्घाटन किया गया? इसका उत्तर ऑप्शन ए है, राजगीर। प्रश्न है कि इंस्पायर अवार्ड योजना में देश में प्रथम स्थान किस जिले को मिला है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए, मुजफ्फरपुर। अगला प्रश्न है कि बिहार राज्य स्तरीय युवा महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? उत्तर है, मधुबनी में किया गया है युवा महोत्सव का आयोजन, याद रखना है, मधुबनी। अगला प्रश्न है, पद्म पुरस्कार 2026 के बारे में सत्य कथन का चयन करें। इसका सत्य कथन है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों सत्य है कि 77वीं गणतंत्र दिवस के अवसर पर कुल 131 व्यक्तियों को सम्मानित किया गया, जिसमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री शामिल है। इसे आपको रट लेना है। कितने पद्म विभूषण हैं? तो 5, 13 है पद्म भूषण और 113 है पद्मश्री। बिहार के कुल 3 व्यक्तियों को पद्मश्री पुरस्कार मिला है, जिसमें भरत सिंह भारती को कला के क्षेत्र में, विश्वबंधु, ये मृत्यु हो गई है इनकी मरणोपरांत, इन्हें भी कला के क्षेत्र में, और गोपाल जी त्रिवेदी, ये विज्ञान एवं इंजीनियरिंग से थे, इन्हें भी पद्मश्री पुरस्कार मिला है। तो इस प्रकार 3 ऐसे व्यक्तियों को इस अवार्ड से नवाजा गया है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है कि 7 निश्चय भाग 3 के बारे में विचार करें। यहाँ पर हमें सत्य कथन बताना है। तो इसका सत्य कथन ऑप्शन डी है कि उपर्युक्त सभी कथन सत्य हैं कि 7 निश्चय 3 की अवधि 2025 से 30 तक की गई है। 7 निश्चय 3 में 7 संकल्पों को आधार बनाया गया है। थर्ड है, समृद्ध उद्योग, सशक्त बिहार, कृषि में प्रगति, उन्नत शिक्षा, सुगम स्वास्थ्य, आधुनिक बुनियादी ढांचा और सभी के लिए सम्मान को शामिल किया गया है। तो इस प्रकार से तीनों ऑप्शन सही था। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है कि पूर्व उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने लंबित आपराधिक मामलों के शीघ्र निपटान के लिए बिहार में कितने फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित किए जाने की घोषणा की है? उत्तर है ऑप्शन ए, 100 फास्ट ट्रैक कोर्ट जो है बिहार में स्थापित होंगे। बिहार सरकार किस जिले में कजरा सोलर पावर परियोजना की स्थापना कर रही है? 45 का उत्तर ऑप्शन ए है, लखीसराय में होगा कजरा सोलर पावर स्टेशन की स्थापना। 46 है कि राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन यानी कि NSM के तहत स्थापित बिहार के पहले परम रुद्र सुपर कंप्यूटर का उद्घाटन किस संस्था के द्वारा किया गया? उत्तर है ऑप्शन ए, IIT पटना के द्वारा परम रुद्र सुपर कंप्यूटर का उद्घाटन किया गया। इसे ध्यान में रखना है। प्रश्न है, विद्युत मंत्रालय और REC लिमिटेड द्वारा जारी नवीनतम प्रदर्शन मूल्यांकन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसका सही उत्तर है, कौन सा सही ये बताना है। 47 का ऑप्शन डी है कि सभी कथन सत्य हैं। नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड को उपभोक्ता सेवा रेटिंग डिस्कॉम में A रेटिंग प्राप्त हुआ है ना। क्वेश्चन में दे देगा, ऑप्शन में नॉर्थ बिहार है, साउथ बिहार है, मध्य बिहार है, ध्यान रखना है नॉर्थ बिहार। फिर है उपभोक्ता सेवा रेटिंग डिस्कॉम में रेटिंग बिजली आपूर्ति की विश्वसनीयता, सटीक बिलिंग और शिकायतों के त्वरित निवारण जैसे मानकों के आधार पर दी जाती है। तो ये इसका क्राइटेरिया है देने का। बिहार विद्युत बोर्ड का गठन 1958 में किया गया था, जिसे वर्ष 2012 में पुनर्गठन कर 5 कंपनियां बनाई गई है। तो बिहार में कितने कंपनियां हैं, याद रखना है 5 कंपनियां बनाई गई है जो विद्युत के ऊपर में कार्य कर रही है। प्रश्न है कि हाल ही में बिहार और मॉरिशस के बीच सांस्कृतिक सहयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो यहाँ पर हमें कूट के माध्यम से सही उत्तर बताना है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 1, 2, 3 तीनों सही है, चौथा गलत है। बिहार दिवस के अवसर पर उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल मॉरिशस के दौरा कला सांस्कृतिक सचिव प्रणब कुमार के नेतृत्व में गया है ना। तो एक तो यहाँ मॉरिशस का दौरा याद रखना है, और सचिव जो थे कला संस्कृति से वो थे प्रणब कुमार, इनके नेतृत्व में। फिर है कि यहाँ बिहार और
मॉरिशस के बीच मिथिला पेंटिंग के संरक्षण और संवर्धन पर सहमति बनी। किस पेंटिंग पर, तो याद रखना है मिथिला पेंटिंग जो कि मशहूर है। साथ ही पांडुलिपि संरक्षण और डिजिटलीकरण पर सहमति बनी है। तो इस प्रकार से पहला, दूसरा, तीसरा तीनों सही था। चौथा गलत था, गलत क्यों है आप कमेंट बॉक्स में बताएं। प्रश्न है, CRS रिपोर्ट के अनुसार बिहार में जन्म के समय लिंगानुपात कितना है? उत्तर है ऑप्शन सी 891 है। ये VVI है, इसे आपको ध्यान में रखना है। 891 है। आज के अंतिम प्रश्न है कि बिहार में जीविका दीदी हाट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? उत्तर है ऑप्शन ए, बिहार का पहला जीविका दीदी हाट तेल्हाड़ा नालंदा में खोला गया, जिसका उद्देश्य ग्रामीण लोगों को स्वास्थ्य सुलभ और स्वच्छ खाद्य सामग्री उपलब्ध कराना है। तो तेल्हाड़ा जो कि नालंदा में है, यहाँ पर खोला गया है जीविका दीदी हाट, इसे आपको ध्यान में रखना है। अब महत्वपूर्ण फैक्ट हम लोग देख लेते हैं, जो कि जातीय जनगणना बिहार में हुई थी। यहाँ से लगभग 1 क्वेश्चन से 2 क्वेश्चन अवश्य रहता है एग्जामिनेशन में। तो शुरुआत करते हैं। तो बिहार में जाति गणना की शुरुआत 7 जनवरी 2023 को हुई थी, याद रखना है, जनवरी 2023 में। फिर है 2 चरणों में हुआ था, याद रखना है। एक तो 7 जनवरी से 21 जनवरी के बीच, और दूसरा चरण था 1 अप्रैल 2023 से शुरू किया गया था। पहले चरण में मकान के नंबर दिए गए और घर के मुखिया का नाम लिया गया था। दूसरे चरण में जाति समेत 26 प्रकार की जानकारी ली गई थी। तो याद रखना है कितने प्रकार की जानकारी, तो जाति के साथ साथ 26 प्रकार की जानकारी ली गई थी। जातीय गणना की शुरुआत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वैशाली के हरसेर गांव में 01 लिखकर किया था। नाम याद रखना है, वैशाली के हरसेर गांव, यहीं से शुरुआत किया गया था। यह सर्वे करवाने की जिम्मेदारी सरकार के जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट यानी GAD को सौंपा गया था। इस गणना से संबंधित बिजागा मोबाइल ऐप पोर्टल पर डिजिटली एकत्र किया गया। ये पोर्टल का नाम है बिजागा। आगे है कि बिहार सरकार ने 2 अक्टूबर 2023 को जाति आधारित गणना रिपोर्ट जारी की। इस गणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या 13,07,25,310 है ना, या नटसेल में देखें तो 13.7 करोड़ के आसपास है ना। इसमें पुरुषों की संख्या 6.41 करोड़ है और महिलाओं की संख्या 6.11 करोड़ है। तो ये संख्या इंपॉर्टेंट है, अगर जाति गणना से क्वेश्चन पूछता है तो उस संदर्भ में। नेक्स्ट है कि संसदीय कार्य मंत्री द्वारा इसे 7 नवंबर 2023 को विधानसभा में प्रस्तुत किया गया। इस रिपोर्ट के अनुसार बिहार में कुल 215 अधिसूचित जातियां हैं। बिहार में लिंगानुपात की बात करें तो 953 है, यानी 953 है। इसे भी आपको ध्यान में रखना है, क्वेश्चन में पूछ दे कि बिहार में लिंगानुपात जाति आधारित गणना के अनुसार क्या है, तो 953। बिहार में कुल 2,83,44,107 परिवार हैं, इसे भी ध्यान में रखना है। बिहार में कुल ट्रांसजेंडरों की संख्या 825 है। बिहार में साक्षरता दर 79.7% है, जिसमें से 84.91% पुरुष साक्षरता दर व 73.91% महिला साक्षरता दर है। आगे बढ़ते हैं। बिहार सरकार ने कहा कि यह पूर्ण पैमाना पर जनगणना नहीं बल्कि एक सामाजिक सर्वेक्षण है, यानी कि बिहार सरकार ने इसे जनगणना के बजाय सामाजिक सर्वेक्षण की संज्ञा दिया है। अनुच्छेद 246 के तहत जनगणना एक संघ का विषय है, याद रखें। आगे है कोटिवार संक्षिप्त विवरण यहाँ पर दिया गया है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग जिसकी संख्या कितना है, तो 4,70,80,514 है, याद रखें। 4,70,80,514 जो कि प्रतिशत के रूप में 36.01% है। आगे है पिछड़ा वर्ग। अत्यंत पिछड़ा वर्ग हो गया EBC है ना, एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट। और नेक्स्ट है कि OBC, यहाँ पर है 3,54,63,936 करोड़ जनसंख्या जो कि 27.12% है। आगे है अनुसूचित जाति जिसे शेड्यूल कास्ट कहते हैं। इनकी जनसंख्या है 2,56,89,820 जो कि कुल जनसंख्या का 19.65% है। सामान्य वर्ग जिसे जनरल कास्ट कहते हैं, इनकी जनसंख्या है 2,91,679 यानी कि कुल जनसंख्या का 15.52%। और अनुसूचित जनजाति यानी कि ST, इनकी जनसंख्या कितनी है, तो 21,99,361 जो कि कुल जनसंख्या का 1.68% है। तो कुल मिलाकर इस तरह से 13,07,25,310 होता है। आगे बढ़ते हैं। जाति आधारित गणना के अनुसार बिहार में विभिन्न धर्मों का प्रतिशत, ये भी VVI है। तो हिंदू सर्वाधिक है 81.99, मुस्लिमों की संख्या 17.7% है, बौद्धों की संख्या 0.085% है, ईसाइयों की संख्या 0.057% है, सिख की संख्या 0.011% है। जैन जहाँ पर है वो सबसे कम है, यानी कि 0.009% है, ये जैन लोगों की जनसंख्या है।
आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कुछ हिस्टोरिकल फैक्ट दिया गया है कि आखिरी बार सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना जो है ये 1931 में आयोजित की गई थी। आज़ादी के बाद 2011 में सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना हुई, लेकिन जातिगत आंकड़े जारी नहीं किए गए। दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग ने अनुमान लगाया कि ओबीसी आबादी 52% है। दूसरा पिछड़ा वर्ग मंडल आयोग 1979 में गठित हुआ और 1980 में प्रतिवेदन समर्पित कर 1990 में इसे लागू किया। इसी के आधार मानते हुए बिहार सरकार ने सरकारी नौकरी और शिक्षण संस्थानों में 65% सीट आरक्षित किया था, जो पहले 50% था। बिहार जाति आधारित गणना 2022-23 के सर्वेक्षण से प्राप्त आंकड़ों के फलाफल के आधार पर बिहार आरक्षण अधिनियम 18/2023 एवं 19/2023 के द्वारा राज्याधीन सेवाओं में नियुक्ति, शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन हेतु आरक्षित कोटे के लिए 65 तथा अनुसूचित जाति के लिए 20%, अनुसूचित जनजाति के लिए 0.2%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 25% और पिछड़ा वर्ग के लिए 18% का आरक्षण का प्रावधान किया गया है, जबकि आर्थिक रूप से कमजोर यानी कि सामान्य वर्ग के लिए 10% का आरक्षण पूर्ववत लागू है। इस प्रकार इन सभी वर्गों के लिए आरक्षण की कुल सीमा को बढ़ाकर 75% किया गया है। नेक्स्ट है कि राज्य सरकार के द्वारा बिहार राज्य की सभी सरकारी सेवाओं संवर्गों के पदानुक्रम में दिव्यांगजन कर्मियों के लिए प्रोन्नति में 0.4% क्षैतिज आरक्षण उपलब्ध कराए जाने का निर्णय लिया गया। नेक्स्ट है कि सरकार के इस फैसले को पटना उच्च न्यायालय ने 20 जून 2024 को रद्द कर दिया। यानी कि ऊपर में जितने तरह के आरक्षण के प्रावधान बिहार सरकार ने किया, उसे पटना उच्च न्यायालय ने क्या किया, रद्द कर दिया, ख़त्म कर दिया। फिर है 29 जुलाई 2024 को 29 जुलाई 2024 को सर्वोच्च न्यायालय ने हाईकोर्ट के निर्णय पर रोक नहीं लगाई। आगे बढ़ते हैं। जाति आधारित गणना के अनुसार बिहार में विभिन्न जातियों का प्रतिशत। अब देख लेते हैं बिहार में विभिन्न जातियों का क्या प्रतिशत है। तो यादव जाति का सर्वाधिक प्रतिशत है 14.26%, है ना, इसे ध्यान में रखना है। सर्वाधिक जातियों में से यादव जाति है नंबर 1 पर। दुसाध या धारित जाति की बात करें तो ये 5.31% है। रविदास जाति की बात करें तो 5.26% है और कोयरी जाति की बात करें तो 4.2% है। शेख की बात करें तो ये 3.82% है। मोमीन यानी जुलाहा जो है वो 3.55 है। ब्राह्मणों की बात करें तो 3.65 है। राजपूत जो बिहार में है वो 3.45 है। मुसहर जाति के लोग जो हैं 3.09 यानी जितना मांझी जाति के लोग। भूमिहार लोगों का जाति जो है 2.9% है। कुर्मी जो कि नीतीश कुमार जाति के लोग हैं 2.8%। मल्लाह जिनकी जनसंख्या 2.60% है, ये हैं मुकेश कुमार साहनी जाति के लोग। फिर है बनिया, ये 2.31% के परसेंटेज है बिहार में इनकी जनसंख्या। और अंत में है कायस्थों की जनसंख्या 0.60%। इसी जाति से बीजेपी के जो हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए हैं नितिन नवीन को, जो कि बिहार के ही रहने वाले हैं। आगे यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं लोकसभा चुनाव जो हुआ था उसके संदर्भ में बिहार की क्या स्थिति रही। तो पूरे भारत की तरह बिहार में भी लोकसभा चुनाव 7 चरणों में आयोजित किए गए। बिहार में कुल 497 उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा, जिनमें से 39 महिला उम्मीदवार थी। तो याद रखना है इस बार के लोकसभा चुनाव 7 चरणों में हुआ था, बिहार में भी, देश के साथ साथ। फिर है कि सभी चरणों को मिलाकर बिहार में कुल 56.19% मतदान हुआ। टोटल परसेंटेज अगर मतदान की बात करें तो ध्यान रखना है 56.19%, ये बिहार के संदर्भ में है। यहाँ पर महिलाओं की भागीदारी जो रही सर्वाधिक रही पुरुषों की तुलना में, यानी कि 59.39% रही। पुरुष का परसेंटेज रहा 53.27%, यह है बिहार के संदर्भ में। महिलाओं द्वारा सबसे अधिक मतदान सुपौल में 70.55% हुआ, जबकि सबसे कम मतदान नवादा में 42.61% हुआ। भाजपा ने 12, जेडीयू ने 12, एलजेपी-आर ने 5 और आरजेडी ने 4, कांग्रेस ने 3, सीपीआई-एमएल ने 2, एचएएम यानी हिंदुस्तान अवामी मोर्चा ने 1 और 1 निर्दलीय पप्पू यादव ने सीट पर जीत दर्ज की। तो इस तरह से यहाँ पर है भाजपा के द्वारा। बिहार की शांभवी चौधरी 25 वर्ष जिनकी उम्र है सबसे कम उम्र की, और जीतन राम मांझी 79 वर्ष जिनका उम्र है सबसे उम्रदराज सांसद बने। इस चुनाव में बिहार में कुल 32 बूथों पर वोट का बहिष्कार किया गया। सबसे ज़्यादा मतदान कटिहार संसदीय क्षेत्र से हुआ 63.76%, वहीं सबसे कम मतदान नवादा संसदीय क्षेत्र से 43.17% हुआ। अब यहाँ पर बिहार के निर्वाचित 40 सांसदों की सूची दी गई है। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है ना, आप इसे हो सके तो पॉज करके देख सकते हैं। लोक जनशक्ति पार्टी जो रामविलास के हैं, ये 5 सांसद इनके जो चुने गए हैं, बीना देवी वैशाली से चुनी गई है।
चिराग पासवान इस बार जो चुने गए हैं वो हाजीपुर से। सांभवी चौधरी जो कि चुनी गई हैं समस्तीपुर से। ये क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि ये सबसे कम उम्र की सांसद बनी है और बिहार से है। राजेश वर्मा खगड़िया से और अरुण भारती ये जमुई से चुने गए हैं। वहीं मीशा भारती जो आरजेडी से 4 सांसद हैं, ये पाटलिपुत्रा से चुनी गई है। सुधाकर सिंह बक्सर से चुने गए हैं। सुरेंद्र प्रसाद यादव जहानाबाद से और अभय कुमार सिन्हा औरंगाबाद से चुने गए हैं। एक और महत्वपूर्ण नाम आता है राजीव प्रताप रूड़ी, ये सारण से चुने गए हैं। इनके बारे में चुनाव के दौरान बवाल हुआ था। गिरिराज सिंह जो हैं बवाली नेता, ये बेगूसराय से चुने गए और रविशंकर प्रसाद इस बार पटना साहिब से चुने गए। तो कुछ ऐसे सांसद हैं जो कि लाइमलाइट में बने रहते हैं, उनका नाम आपको ध्यान में रखना है कहाँ से वे चुने गए थे। नेक्स्ट फैक्ट है कि बिहार में नोटा का 2.07% वोट मिले हैं। याद रखना है नोटा में कितने वोट बिहार में गिरे, तो 2.07%। गोपालगंज को सबसे अधिक 42,863 नोटा को वोट मिले हैं। याद रखना है गोपालगंज है ना 42,863 और हाजीपुर को 36,927 वोटों के साथ दूसरे स्थान पर रहा। तो एक नंबर पर गोपालगंज, दूसरे नंबर पर हाजीपुर जो कि चिराग पासवान के संसदीय क्षेत्र इस बार बना था। सबसे कम नोटा का वोट पटना साहिब जो कि 5,559 वोट में यहाँ पर डाले गए। ये क्षेत्र किनका है, तो ये क्षेत्र है बीजेपी के लोकसभा सदस्य रविशंकर प्रसाद का। नई केंद्र सरकार में बिहार से कुल 8 मंत्री बनाए गए हैं। कैबिनेट मंत्री की बात करें तो श्री जीतन राम मांझी जो कि एमएसएमई मंत्रालय इनको मिला है। ललन सिंह को यानी कि राजवीर रंजन सिंह को पंचायती राज, मत्स्य पालन, पशुपालन, डेयरी मंत्रालय मिला है। गिरिराज सिंह को मिला है कपड़ा मंत्रालय, याद रखना है। और चिराग पासवान खाद्य एवं प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय मिला है। राज्य मंत्री की दर्जा की बात करें तो श्री रामनाथ ठाकुर कृषि राज्य मंत्री बने हैं और सतीश चंद्र दुबे जो बने हैं वो कोयला और खान राज्य मंत्री। श्री नित्यानंद राय जो बने हैं वो गृह राज्य मंत्री बने हैं। डॉक्टर राजभूषण चौधरी जल शक्ति राज्य मंत्री का दर्जा इन्हें प्राप्त हुआ। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछ सकता है कि निर्दलीय सांसद के रूप में और सुर्खियों में बने रहने वाले सांसद जो हैं वो राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव जी हैं। ये पूर्णिया से चुने गए हैं, ये निर्दलीय चुने गए थे। वहीं कांग्रेस का इस बार का क्या स्थिति रहा उसे भी आप देख लीजिए। तो कांग्रेस के कुल 3 सांसद चुने गए थे। मोहम्मद जावेद जो कि किशनगंज से चुने गए, तारिक अनवर कटिहार से चुने गए, ये पुराने नेता हैं। मनोज कुमार ये सासाराम से चुने गए। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया यानी कि मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट लिबरेशन के कुल 2 सांसद चुने गए। पहला है सुदामा प्रसाद, ये आरा से चुने गए हैं और दूसरा है राजा राम सिंह, ये काराकाट से चुने गए। हिंदुस्तान अवाम मोर्चा की बात करें तो इनके मंत्री और सांसद जो हैं वो जीतन राम मांझी जी हैं, ये गया से चुने गए। तो इस प्रकार से हम लोगों ने लोकसभा चुनाव में बिहार के प्रदर्शन को देखा। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए उपयोगी होगा। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।